हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक। मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म स्मार्ट जीके ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत जो विश्व भूगोल आता है उसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम आता है ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के बारे में बात करने वाले हैं कि वोल्केनो जो है कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इससे कौन कौन से आकृतियां बनती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आज सारी चीजें कौन कौन सी गैसें निकलती हैं इस ज्वालामुखी से, उसके बारे में जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितना हानिकारक होती हैं या कितना लाभदायक होती हैं, उन सारे चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, ज्वालामुखी के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। और ये मैग्मा जो है कि पृथ्वी के क्रस्ट में जो है कि फैल जाता है छिद्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? छिद्र के माध्यम से फैल जाता है और विभिन्न आकृति आकार का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? विभिन्न पर्वत पठार इत्यादि या आकृतियों का निर्माण करता है। तो देखिए, इसको समझिए। मैग्मा की उत्पत्ति जो होती है कि कोर के माध्यम से जो होती है, तो जैसे छिद्र होते हैं क्रस्ट में, अगर मैं बात करूं तो क्रस्ट में छिद्र के माध्यम से ये सब छिद्र दिखाए गए हैं कि इस छिद्र के माध्यम से जो है कि ये अपना रूप जो है कि इसी छिद्र में जो है कि प्रवेश करते हैं और इस छिद्र में प्रवेश कर लेते हैं और अपनी आकृति को क्या करते हैं? ढाल लेते हैं। ठीक। और जब ढाल लेते हैं तो और इनसे निरंतर क्या होता है कि जो है कि मैग्मा निकलता रहता है। क्या निकलता रहता है? मैग्मा निकलता है और मैग्मा के साथ बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो उसको समझिए। यानी कि मैंने बताया आप लोगों को कि किसी ज्वालामुखी विस्फोट के समय क्या होता है कि कोर से क्या होता है? मैग्मा निकलता है। और ये मैग्मा क्या होता है कि इस क्रस्ट के विभिन्न भागों में क्या होता है? विभिन्न भागों में छिद्र के माध्यम से क्या होता है? फैल जाता है। और फैलने के साथ साथ क्या करता है कि पर्वत पठार का निर्माण कर देता है। किस पे कर देता है? क्रस्ट पे कर देता है। अब देखिए, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं कि सिलिका की मात्रा के आधार पे। किसके? सिलिका आप लोग जानते होंगे। सिलिका मतलब होता है बालू। सिलिका की मात्रा के आधार पे अगर मैं बात करूं तो जो है कि ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्षारीय और दूसरा होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। मैंने बताया कि सिलिका की मात्रा के आधार पर जो ज्वालामुखी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्षारीय, दूसरा होता है अम्लीय। अब मैं बात करूं अम्लीय की। अम्लीय में क्या होता है कि सिलिका की मात्रा 60% से क्या होती है? ज्यादा होती है। 60% से ज्यादा होती है। और इसका मैग्मा की अगर मैं बात करूं, किसका? मैग्मा की, तो इसका मैग्मा कितना कैसा होगा? पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। इसका मैग्मा कैसा होता है? पतला होता है। और पतला होने के कारण क्या होता है कि ये जो आकृति बनाता है वो काफी ऊंची बनाता है। क्या होता है? ये काफी आकृति ऊंची बनाता है। किसके कारण? सिलिका के मात्रा के कारण। और मैग्मा पतला होता है। पतला होने के कारण जो है कि इसमें सिलिका की मात्रा 60% से ज्यादा होती है, जिसके कारण इसकी जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि ये पतला होता है तो ये काफी ऊंचा तक उठता है। ठीक। उसके बाद मैं बात करूं क्षारीय की, तो क्षारीय में क्या होता है कि इसमें 60% से कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और इसका मैग्मा कैसा होगा? गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। गाढ़ा यानी मोटा कह सकते हैं।
यानी इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, ज़्यादा होने के कारण इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी ऊंचाई जो है कि कम होती है। ठीक, क्या होती है? कम होती है। तो यही दोनों में अंतर है कि सिलिका की मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए तो अम्लीय जो होते हैं काफी ऊंचे पर्वत पठार का निर्माण करते हैं, जबकि ये जो है कि क्षारीय वाले जो क्या करते हैं, ये थोड़े कम जो है कि पर्वत पठार का निर्माण करते हैं जिनकी हाइट कम होती है। ठीक, क्लियर है इतनी चीजें? आगे बढ़े। अब देखिए ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो निकलने वाली गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं। जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय गैसें देखिए तो गैसों में सर्वाधिक जो है कि आपका जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है? जलवाष्प। ठीक, उसके बाद मैं बात करूं CO2, NO2। ठीक, ये निकलता है आपका। और मैं बात करूं CO2, NO2 और एक गैस निकलता है आपका SO2, ये भी निकलता है। तो जलवाष्प के समय जो है कि ये सारी गैसें निकलती हैं और ये गैसें जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफी हानिकारक हैं। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? हानिकारक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये काफी हानिकारक गैसें हैं। तो बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो गैसें निकलती हैं वो आपका जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कि काफी जो है कि हानिकारक सिद्ध होती हैं। सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? जलवाष्प। और मैं बात करूं कि वायुमंडल में जलवाष्प कितने % पाया जाता है? तो पूरे 4% पाया जाता है वायुमंडल में जलवाष्प। ठीक, आपको जो है कि क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो अगर आपको ऑप्शन में CO2 नहीं दिया हुआ है, क्या है? CO2 नहीं दिया हुआ है तो आप क्या लगाएंगे? जलवाष्प को ही टिक लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अब देखिए मैं बात करूं कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं। तो सक्रियता के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ज्वालामुखी जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो यानी कि ये होता है आपका, क्या बोलेंगे? एक्टिव मतलब सक्रिय। क्या बोलेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है आपका सुसुप्त ज्वालामुखी। क्या होता है? सुसुप्त ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं डोरमेंट, डोरमेंट वोल्केनो, वोल्केनो। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा होता है आपका मृत ज्वालामुखी। क्या है? मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, जिसको क्या बोलते हैं? डेड वोल्केनो। क्या बोलेंगे? डेड वोल्केनो। ठीक, तो ये हैं आपके 3। अब मैं बात करूं सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं। वह ज्वालामुखी जिसमें से हमेशा उद्गार होता रहता है। क्या होता है? हमेशा मैग्मा लावा निकलता रहता है, उसी को एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। सुसुप्त ज्वालामुखी किसे बोलते हैं? वह ज्वालामुखी जिसमें कालांतर में पूर्व में विस्फोट हुआ था, लेकिन अब जो है कि विस्फोट होने के चांसेस कम है। क्या है? विस्फोट होने के चांसेस कम है, लेकिन भविष्य की मैं बात करूं तो भविष्य में इसमें विस्फोट हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं डोरमेंट ज्वालामुखी। आगे मैं बात करूं मृत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ना भविष्य में जो है कि विस्फोट होगा, ना जो है कि आपका मैं बात करूं तो जो बीत चुका है टाइम, पीछे वाला टाइम बीत चुका है, उसमें भी इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है और ना होने की आशंका है, तो इसे बोलते हैं डेड ज्वालामुखी, यानी कि डेड वोल्केनो, जिसको मृत ज्वालामुखी
बोलते हैं। पता है, ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब मैं बात करूं कि जो एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण वोल्केनो आते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि वो कौन से आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वन लाइनर में कि कौन से देश में स्थित है या कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो उसको देखते हैं, आइए समझते हैं उसको। तो जो इम्पोर्टेंट जो है कि परीक्षा के लिए जो ज्वालामुखी आते हैं उनका देश देखते हैं, देश पूछता है कि ये कौन से देश में है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्टिव वोल्केनो का। किसका मैं बात करूं? जो एक्टिव वोल्केनो आता है उसके बारे में। तो एक्टिव वोल्केनो की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है होनोलुलु। क्या आता है? होनोलुलु। और होनोलुलु जो है कि आपका कहाँ पे है? हवाई द्वीप। और इस हवाई द्वीप की अगर मैं बात करूं तो ये जो है कि दक्षिणी अमेरिका का भाग है। इस पे किसका कब्जा है? अमेरिका का कब्जा है, यानी हवाई द्वीप पे। और मैं बात करूं कि ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अब दूसरा आता है कोटोपैक्सी। क्या आता है? कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में स्थित है। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्या है? ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, जिसका नाम आता है कोटोपैक्सी। और ये कहाँ पे स्थित है? इक्वाडोर में। तीसरा आता है मोनोलोवा। क्या आता है? मोनोलोवा। ये भी है आपका हवाई द्वीप में। कहाँ पे है? हवाई द्वीप में। ये भी हवाई द्वीप में है। ठीक। उसके बाद से आता है आपका माउंट एटना। माउंट एटना की अगर मैं बात करूं तो माउंट एटना भी आपका कहाँ पे है? इटली में है। ठीक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली भी आपका इटली में है। इसे भूमध्य सागर का बिजली स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का बिजली स्तंभ भी कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। ठीक, यानी स्ट्राम्बोली को। ठीक है। बैरन भारत में ये स्थित है। ठीक, कहाँ पे स्थित है? भारत में। पोर्ट ब्लेयर से ये 140 किलोमीटर स्थित है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक। गैलेरस, गैलेरस की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका कोलंबिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैलेरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं बात करूं तो स्ट्राम्बोली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद से आते हैं डोरमेंट ज्वालामुखी पे। किस पे? डोरमेंट ज्वालामुखी पे आते हैं। इसको देखते हैं। 20 कान फ्यूज में इसका ट्रिक है। क्या है? 20 कान फ्यूज में, 20 कान फ्यूज में, यानी विसोवियस। यानी विसोवियस कहाँ पे है? इटली में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विसोवियस कहाँ पे है? इटली में है, पूछ लेता है सीधे सीधे। फ्यूजियामा, इसको बदल लीजिए। क्या करिए? इसको बदल लीजिए। 20 फ्यूज कान में कर लीजिए। 20 फ्यूज कान में कर लीजिए, यानी कि फ्यूजियामा आपका कहाँ पे है? जापान में है। ठीक, आप लोग याद कर सकते हैं फुकुशिमा दाइची केंद्र कहाँ था? जापान में। तो उसी से फ्यूजियामा जापान में है। क्राकाताओ इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में। और इसमें 2008 में अभी विस्फोट हुआ था। ठीक, इसको भी आप लोगों को याद होना चाहिए। नारकोंडम की मैं बात करूं तो यह है अंडमान निकोबार में, जो सुसुप्त ज्वालामुखी है। म्यान, म्यान की अगर मैं बात करूं तो ये फिलीपींस में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है म्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये म्यान। तो इसको भी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये आसपास के क्षेत्रों में बसा हुआ है। भारत के आसपास के क्षेत्रों में है म्यान। आसपास के क्षेत्रों में कह रहा हूं, म्यान फिलीपींस में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है आपका जो मृत ज्वालामुखी होते हैं। क्या होते हैं? मृत ज्वालामुखी, उसके बारे में। इसमें पहला आता है एकांक गुआ, दक्षिण अमेरिका। ठीक, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है। ठीक, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं बात करूं चिम्बाराजो की। चिम्बाराजो आपका कहां पे? इक्वाडोर में है। ठीक, इसके लिए ट्रिक है, ए चिंकी पापा कह दे। क्या है? ए चिंकी
पापा कह दे। ए मतलब एकांक गुआ, ची मतलब चिम्बाराजो। पापा की मैं बात करूं तो पोपा हो गया, प से एक हो गया पोपा, ठीक। क से किलिमंजारो अफ्रीका। को सुल्तान, क से लिख सकते हैं, को सुल्तान ईरान में है, और देवबंद भी उसी से हो जाएगा। ये चिंकी पापा कह दे से हो गया आपका देवबंद ईरान में हो गया, ठीक। को सुल्तान ईरान में, पोपा मतलब म्यांमार में। पोपा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक। अब मैं बात करूं कि इस ज्वालामुखी से जो आकृतियां बनती हैं, क्या होती हैं, आकृतियां बनती हैं, उसे देखते हैं कि कैसे बनती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका क्रेटर। क्या आता है, क्रेटर। क्रेटर का निर्माण कैसे होता है, आप लोग जानते हैं, उल्का पिंड, ठीक। जब पृथ्वी पे आके गिर जाते हैं तो वहां पे गड्ढा हो जाता है। गड्ढा होने के कारण से क्या होता है, इनकी आकृति कीपनुमा बन जाती है। क्या होती है, कीपनुमा आकृति इस टाइप की बन जाती है, और इस टाइप की बन जाती है। फिर कालांतर में क्या होता है कि इसमें जल भरने से ये झील का रूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, झील का रूप ले लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं कि आपका क्रेटर बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। इसका एक उदाहरण है लोनार झील। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो लोनार झील है कहाँ का, महाराष्ट्र का। ये आपका क्रेटर का उदाहरण है। उसके बाद से दूसरा जो बनता है वो बनता है काल्डेरा। क्या बनता है, काल्डेरा। देखिए काल्डेरा की मैं बात करूं कि जब पुनः झील में, पुनः इसी झील में जब फिर से जो है कि कोई उल्कापिंड गिरता है और इसका पुनः जो है कि फैलाव हो जाता है, यानी कि जब इसकी आकृति बड़ी हो जाती है, क्या होती है, कीपनुमा हो जाती है और बड़ी हो जाती है, तो बाद में कालांतर में पानी भरने से क्या होता है कि ये झील का रूप ले लेते हैं। तो इसी को जो है कि काल्डेरा बोलते हैं, ठीक। इसको, इसके उदाहरण है आपका लेक्टोवा झील इंडोनेशिया का। कहाँ का, इंडोनेशिया का लेक्टोवा झील है इसका उदाहरण है, ठीक। उसके बाद से गेसर। गेसर जो है कि ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे जो है कि जिसके चारों तरफ पानी होता है और ज्वालामुखी वहाँ से मैग्मा लावा निकलता रहता है, और वहाँ के आसपास का पानी जो है कि ऑलवेज गर्म रहता है। तो इसका जो उदाहरण है येलोस्टोन नेशनल पार्क, आप लोग जानते हैं, जो यूएसए में है, उसमें एक ओल्ड फेथफुल गेजर आता है, वहीं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धुआंरे। धुआंरे क्या होता है कि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से धुआं हमेशा निकलता रहता है। क्या निकलता रहता है, धुआं हमेशा निकलता रहता है। और ये धुआं जब हमेशा निकलता रहता है तो ऐसा स्थान जो है आपका अलास्का का, अलास्का में स्थित है। अलास्का आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, जो उत्तरी अमेरिका है, और कनाडा के भाग जो इधर आपको दिखता है वहीं अलास्का वाला क्षेत्र है। और इसमें एक पाई जाती है हजारों धुआंरों की घाटी, हजारों धुआंरों की घाटी। धुआंरों की घाटी। तो ये जो है कि रूप ले लेता है धुआंरों का। तो इस तरीके से जो है कि ज्वालामुखी का जो है कि उद्भव होता है, फिर उससे आकृतियां कैसे कैसे बनती हैं, कौन कौन से चीजें एक्टिव, डोरमेंट और डेथ ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने करा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और एट लास्ट यही कहूँगा, जय हिंद।